सानेह पेशावर ने जहां पूरी कौम को गम से निढाल कर दिया, वहां एक चीज़ फिर सामने खुल के आई कि ये कौम चाहे आपस में इख्तिलाफ राय रखती हो, मुश्किल और परेशानी के वक्त में एक दूसरे का हाथ थाम लेती है मजबूती के साथ। अल्लाह का करम है कि इस बार हमारे सियासतदानों ने भी इसी चीज़ का मुजाहरा किया। लेकिन इसी मुल्क में साहिब इख्तिदार और वो लोग जो असर रसूख रखते हैं, लाखों अरबों का कर्जा लेके हड़प कर जाते हैं, और एक आम आदमी जो अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, किन किन मुसीबतों से गुजरता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं हूं अर्जुमंद अजहर और मैं हूं एक आम आदमी। पैसे की हवस इंसान को कानून की पाबंदी और मजहबी इक़्तिदार से दूर कर देती है, लेकिन वो लोग जिनके ताल्लुकात होते हैं अरबों अरबों का कर्ज लेते हैं और हजम कर जाते हैं। इसके बरक्स एक आम आदमी अगर छोटा मोटा लोन लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहे तो वो या तो जेल के अंदर होता है या 6 फुट ज़मीन के नीचे। मई 2008 में तुफैल शाह नामी शख्स जो नॉर्थ कराची का रिहायशी था, उसके साथ एक वाक़या पेश आया। उसने अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए एक लोन लिया, लेकिन वक्त पे अदायगी न करने पर रिकवरी ऑफिसर के तंग करने पे इस कदर परेशान हुआ कि उसने एक इंतहाई कदम उठाया। कराची में हालात से दिलबर्दाश्ता अफराद की खुदकुशियाँ मामूल हैं, मगर तुफैल शाह के आखिरी खत ने इसकी मौत को दीगर खुदकुशियों से नुमायां कर दिया। तुफैल शाह पाकिस्तान के उन 28 लाख शहरियों में से एक था जो बैंकों से हासिल कर्जों में जकड़े हैं। माशी उमूर के तजियाकारों के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ बैंकों से लगभग 55 लाख अफराद कर्जे हासिल कर चुके हैं, जिनमें निस्फ से जायद कंज्यूमर फाइनेंसिंग के नाम पर आम लोगों ने हासिल किए। कभी ये कर्जे मकान बनाने तो कभी गाड़ी खरीदने और कभी कारोबार की तरक्की के लिए हासिल किए जाते हैं। तुफैल की जिंदगी पर निगाह डालने से मालूम होता है कि इसके बुरे दिनों का आगाज 2 साल कबल उस वक्त हुआ जब इसने कारोबार को वसअत देने के लिए एक बैंक से 4 लाख का कर्जा लिया। वो न्यू कराची में गाड़ियों की माया गैस की दुकान का मालिक था और कर्ज में मिलने वाली रकम से उसने न्यू कराची में ही एक और दुकान कायम कर ली। नई दुकान का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब ये दुकान 24 घंटे खुलने लगी थी, मगर एक दिन तुफैल शाह की ये नई दुकान तजावुजात करार देकर मसमार कर दी गई। बकौल तुफैल के करीबी दोस्तों के यही वो वक्त था जब उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की और पहले कर्ज को चुकाने के लिए एक और बैंक से कर्जा ले लिया। बस फिर क्या था, एजेंटों के जरिए तुफैल एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे बैंक से कर्जा हासिल करता चला गया। इस तरह वो मुख्तसर अरसे में 5 मुख्तलिफ बैंकों का मकरूज हो गया। कर्ज के साथ साथ बैंकों की रिकवरी टीमों की तादाद भी बढ़ गई। अब न वो पहली दुकान पर बैठ सकता था, न घर में रह सकता था। इस तरह इस खानदान का वाहिद जरिया आमदनी यानी ये दुकान भी अब बंद करने की नौबत आ गई। मगर ऐसा नहीं कि उसने कर्ज वापस नहीं किया। ये तो पता था ये बैंक से ले रहा है। अम्मी मैं कारोबार करूँगा, अम्मी मेरी कारोबार। मैंने कहा बेटा मैंने तो समझाया बैंक का पैसा ऐसा होता है किसी को राज नहीं आता, ये तो इंसान की वो है। मेरा नहीं बंगली बेटा नहीं देंगे, बेटा ले लेता हूँ मैं, इसलिए मैं कारोबार करूँगा। मेरा कारोबार देखा दिन ब दिन वो होता जा रहा है, तो उसने बेचारे ने ले लिया। अब हर इंसान सोचता शायद अब भाई पैसा लेते ही तो कारोबार नहीं सेट होता। बैंकों की रिकवरी टीमों का उसके घर आना और बदकलामी एक मामूल बन गया था। मगर 27 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ जिससे ये नौजवान इस कदर दिलबर्दाश्ता हुआ कि उसे किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई और बगैर किसी से कुछ कहे खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा बंद था, उसने फांसी लगाई हुई थी, अपने हाथों से दोनों बहनों ने उतारा। मोहल्ले वाले पूरे ऊपर पहुंचे और क्या कह सकते, ना वो इतनी बदतमीजी करके जाते इससे, ना वो अपने आप को फांसी लगाता। बस झूठ इसलिए बोलना पड़ा, वो घर में था मगर वो किसी का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो बदतमीजी था। जब इससे इतनी बदतमीजी करती तो उसका क्या करते वो। अब के तो हो ही गई थी बदतमीजी, बस अब क्या कह सकते। बस जो उससे बर्दाश्त नहीं हो, गैरतमंद भाई गैरतमंद बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर। पिछले संडे को तो मैं यहाँ पर आई हुई थी, ये तब आके घर में नहीं थी, तो वो इतने वो नेकर पहने हुए थे और मोटरसाइकिल पे थे। रिकवरी के लिए जो एक तरीक़ाकार था बैंकर्स को एक बताया गया, ओवर द ईयर्स हम भी यही करते थे रिकवरी के लिए, प्रोफेशनलिज्म। उसके बजाय उन्होंने ठेके पे हायर करना शुरू कर दिया लोगों को
और ये बिल्कुल गुंडागर्दी की हद तक चले गए। और स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि वो बैंकों को इन चीज़ों को रेगुलेट करता। स्टेट बैंक इसमें नाकाम रहा और मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक के ऊपर बैंक हावी थे। किरण और तुफैल की शादी सिर्फ 10 माह कबल हुई थी। उन्होंने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, मगर तुफैल ने यह वादा तोड़ दिया। किरण अब अपने वालिदैन के घर में इद्दत के दिन गुजार रही है। बहुत परेशान थे बैंकों की तरफ से, घर में आते थे और बस ऐसे ही पड़ जाते, ना खाना ना पीना ना किसी से बात ना कोई चीज़। तो कुछ भी नहीं है, वही थे बस जो थे। अब मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद तुफैल शाह की फैमिली से रब्ता मुमकिन ना हो सका, लेकिन खुरम गुलजार जो हमारे रिपोर्टर थे 2008 में जिन्होंने ये स्टोरी कवर की थी, उनसे हमने बात की। आइए चल के देखते हैं। खुरम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपने 2008 में तुफैल शाह के वाक़े की रिपोर्ट की थी, वो बहुत मशहूर हो गया था। उस पर ज़रा सी रोशनी डालेंगे आप? सर, ये 27 अप्रैल 2008 में ये वाक़ा पेश आया था। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बात सामने आई थी कि एक नौजवान ने ख़ुदकुशी की है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11L में एक किराए के मकान में ये वाक़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये बात उनके ख़ानदान में फैली थी, तुफैल शाह नामी नौजवान था एक, उसके बाद ये पता चला कि इस नौजवान ने बैंक से कुछ लोन लिया था एक कारोबार के लिए, जिससे उसने एक LPG की दुकान खोली थी, LPG गैस की फ़रोख्त के हवाले से। तो वो कारोबार उसका चल नहीं सका, वो कारोबार बंद हो गया। फिर बीच में ये हुआ कि वो इतना ज़्यादा माली तौर पे परेशान हो गया था कि उसने बैंक के कुछ पैसे थे, वो जो उनकी किस्तें थीं वो भी शॉर्ट कर दी थी। जिसके बाद बैंक रिकवरी के जो लड़के थे, उनके पास जो बैंक रिकवरी अफसर होते हैं, वो उनके घर के चक्कर लगाना शुरू हो गए थे। तो तुफैल शाह की जो एक सिस्टर सामने आई थी, जो मीडिया पर भी हमारे सामने आई, उनका कहना ये था कि उन्होंने घर के बाहर आके बहुत शोर शराबा किया कि पैसे ले लेते हैं और फिर देते नहीं हैं, और इस तरह के कुछ उन्होंने अल्फाज यूज़ करे जो उनकी फ़ैमिली को, उनकी वालिदा को बहुत ज़्यादा बुरे लगे। क्योंकि तुफैल शाह उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं था। जब दिन में या शाम में जब वो अपने घर पहुंचा था, तो उनकी वालिदा ने बताया कि भाई बैंक रिकवरी अफसर एक आया था और वो अपने किस्तों के बारे में बात कर रहे थे, आपने कोई लोन लिया है। तो वो उस बातों से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ, क्योंकि माली तौर पे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था, ज़हनी दबाव का शिकार था। तो बस ये सब चीज़ें होने के बाद उसने ख़ुदकुशी करी, कमरे में जाके गले में फंदा लगाया और पंखे से लटक गया। अच्छा, ये रिकवरी ऑफिसर ने ऐसा क्या कुछ कह दिया था कि जिसके नतीजे में वो शख्स इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने जाके ख़ुदकुशी कर ली? बैंक रिकवरी अफसर सर वो इस तरह का होता है कि उसको कमीशन उसका होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह डरा धमका के या मिसबिहेव करके, बदतमीज़ी करके एक घर पे जाते हैं तो लाजिम बात है एक मोहल्ले के अंदर अड़ोस पड़ोस वाले ना सुने, लोग यही चाहते हैं कि घर की आवाज़ें बाहर ना जाएं। लेकिन वो इस तरह का रवैया अपना अख्तियार करते हैं कि लोग उससे दिल बर्दाश्ता होते हैं, और कुछ इसी तरह का जो मामला था वो तुफैल शाह की फैमिली के साथ भी पेश आया था। अच्छा, इस वाक़े के बाद क्या रिकवरी प्रोसेस और रिकवरी ऑफिसर्स का रवैया बदला? जी, बहुत हद तक नरमी आ गई है। अब वो सिलसिला हमने देखा है कि नहीं रहा है कि वो घरों पे जाके और इस तरह से बदतमीज़ी करें या मिसबिहेव करें। वो एक नॉर्मली तौर पे बहुत ज़्यादा लाइटली तौर पे इस चीज़ को लेते हैं। अच्छा, इस केस में जो रिकवरी ऑफिसर थे उनको गिरफ्तार किया गया, उसका नतीजा क्या हुआ आखिर में? सर, वो गिरफ़्तार हो गए थे। उसके बाद ये हुआ कि आपस में पुलिस और वो फैमिली ने जो है वो आपस में इनकी राज़ीनामा हो गया इस बारे में, और फिर वो केस ख़त्म हो गया। अब उनके पड़ोसियों से मिले, उनकी क्या राय थी तुफैल के बारे में, इस पूरे क़िस्से के बारे में? एक जो नौजवान मुझे वहाँ मिला, सबसे पहला उसने कहना ये था कि मैं बहुत छोटा था और बहुत मतलब इज़्ज़त करते थे, छोटों की भी बड़ों की भी इज़्ज़त करते थे। तुफैल भाई करके वो बात कर रहा था उनको। तो कहने लगा कि ये सब क्या हुआ, हमें इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा नहीं रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे लोगों के कि ये क्यों कर लिया था उन्होंने ऐसा। बैंक रिकवरी सिस्टम के हवाले से हमने गुफ्तगू की मोहम्मद इस्माइल से, जो कि एक तजुर्बेकार बैंकर रहे हैं और अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं। इस्माइल साहब, प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। अरसा दराज से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान या साहिब इक़्तिदार या वो वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स बड़े बड़े कर्जे लेते हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में, और फिर किसी तरह से माफ़ करवा लेते हैं। वो कौन सी जादू की छड़ी है जो उनके पास है, जो मेरे आपके जैसे लोगों के पास नहीं है? हर चीज़ का एक सिस्टम, एक रिकॉर्ड मौजूद है, एक पॉलिसी गाइडलाइंस मौजूद हैं जिसके तहत इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। जहाँ तक रही बात कि लोग माफ़ करा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर बैंक की अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं जिसके तहत इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है।
आप जब कोई भी लोन हासिल करने की कोशिश करते हैं या लोन लेने के अप्लाई करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको एक प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है जहाँ पे आपकी क्रेडिट स्क्रीनिंग की जाती है, जिसके तहत आपको लोन असाइन किया जाता है। वो लोन असाइनमेंट उस वक्त होता है जब आपका क्रेडिट प्रोफाइल होता है, आपकी इनकम नज़र आ रही होती है, आपके एसेट्स नज़र आ रहे होते हैं, आपकी पोजीशन नज़र आ रही होती है बैंकों के, आपको लैंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रिकवरी का प्रोसीजर है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कब इम्प्लीमेंट होता है, फिर आप इस पर रोशनी डालेंगे? देखिए, जब कोई क्लाइंट डिफ़ॉल्ट करता है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, बैंक से हट के मैं बात कर रहा हूँ, कि वो क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से उस क्लाइंट ने डिफ़ॉल्ट किया है। जब वो एक लोन अवेल करने गया, उसने अपने क्रेडिट प्रोफाइल को शो किया, उसने अपने डिफरेंट प्रोसेस से गुजरा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, क्रेडिट के डिफरेंट चीज़ों के प्रोसेस से गुजरा, बैंक ने उसको एसेस किया कि उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, क्या उसको ये लोन दिया जाए या ना जाए, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचा और उसने एक लोन हासिल कर लिया। तो इसका मतलब है कि वो प्रोफाइल उसका सही था। ये जो रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, ये किस किस्म के हथकंडे आजमाते हैं पैसे वापस लेने के लिए? रिकवरी का बहुत ही ऑथेंटिक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। जैसे कोई भी क्लाइंट आपसे कब कोई सर्विसेज क्रेडिट लाइंस लेता है तो उसको पहले चेक किया जाता है कि क्या उसके अंदर कैपेसिटी है उस लोन को पे करने की। जब आप इन तमाम चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर कैपेसिटी है और वो इंस्टॉलमेंट बेयर कर सकता है, अगर किसी की एक सिंपल सा सैलरीड एम्प्लॉय है जिसकी 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट, तो वो 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट एक क्राइटेरिया के तहत बनाई जाती है। पैसा वसूल करने का कानूनी तरीका क्या है, सही तरीका क्या है? जहाँ तक रही जाने की इजाज़त, तो सर इजाज़त किसी चीज़ की नहीं, एक पैरामीटर्स हैं जिसको फॉलो करना है। लेकिन रिकवरी ऑफिसर है, वो अपनी जॉब कर रहा है। अगर वो जाता है किसी के पास और जाके एक सॉफ्ट उससे बात करता है और उससे ऑन अ डेली बेसिस उसको फॉलो कर रहा होता है, तो मे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता होगा, मे भी हो सकता है कि कोई मिसबिहेव भी हो जाता हो, बट आई डोंट नो कि क्योंकि पर्सनल लेवल पे आप किसी को नहीं चेक कर रहे होते, या नहीं हमारे पास कोई ऐसी गैजेट्स मौजूद है कि हम उसको चेक कर रहे हो कि वो उससे क्या कॉन्वर्जेशन कर रहा है, बट ऐसी हथकंडों की कोई इजाज़त नहीं है। एक आम आदमी को जहां ना करदा गुनाहों का सजावार ठहराया जाता है, वहां इन वीआईपीज़ का क्या, जो करोड़ों का कर्जा लेके माफ करवा लेते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जिंदगी की दीगर सहूलियात की तरह करोड़ों रुपए के कर्जे भी सिर्फ अमीरों के लिए ही मुख्तस हैं, चाहे वो उन कर्जों को हजम करके कहीं भाग ही क्यों न जाएं। गरीब अगर चाहे भी तो उसे चंद हजार रुपए कर्ज में नहीं मिल सकते, जिसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मार्च 1985 से अगस्त 1993 तक मुख्तलिफ लोगों ने 244 कर्जे हासिल किए और उन्हें माफ भी करवा लिया गया। ये कोई मामूली कर्जे नहीं थे, बल्कि उनकी मालियत 4 अरब 72 करोड़ रुपए थी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि माफ किए गए कर्जों की तादाद नवंबर 1996 तक 244 से बढ़कर 942 तक पहुंच गई और उनकी मालियत 8 अरब 24 करोड़ हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी हुकूमत के दूसरे दौर में कर्जदारों के 698 कर्जे माफ किए और उनकी मालियत 3 अरब 55 करोड़ रुपए थी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हमारे यहाँ अपने ही माल को माले मुफ्त और दिले बेरहम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी मखसूस लोग ही कर सकते हैं। आम आदमी के इतने नसीब और ताल्लुकात कहाँ कि वो 1 रुपया भी कर्ज ले सके। ये कहानी सिर्फ कर्जों को माफ कराने की हद तक महदूद नहीं, बल्कि ये लोग अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने में भी बेहद सुस्ती दिखाते हैं और जब जब मौका मिलता है पतली गली से निकल जाते हैं। एफबीआर की एक शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक हर 200 लोगों में से सिर्फ एक बंदा टैक्स अदा कर रहा है और बाकी 199 बंदों का बोझ उठा रहा है। हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस कम और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हैं, जो एक आम आदमी को ही अदा करने पड़ते हैं। 30 जून 2013 के इख्तिताम पर एफबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वफाकी वजीर अब्बास खान आफरीदी का नाम ऊपर है, जिन्होंने 1,79,91,618 रुपए अदा किए, जबकि कम से कम टैक्स देने वालों में वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसान इकबाल हैं, जिन्होंने साल 2012-13 में सिर्फ 11,084 रुपए टैक्स जमा कराया। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए वजीर बैनुस सूबाई राब्ता रियाज हुसैन पीरजादा ने सिर्फ 15,254 रुपए जमा कराए। वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद ने 20,959 रुपए अदा किया। तिजारत के वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने 21,111 रुपए टैक्स दिया।
वफाकी वजीर आबिद शेर अली ने 22,722 रुपए टैक्स अदा किया, जबकि पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के वजीर हैं, उन्होंने 28,500 रुपए टैक्स में जमा कराए। हमारे प्यारे वजीर दाखिला ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 57,124 रुपए अदा किए, जबकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो वजीर पानी और बिजली और डिफेंस संभालते हैं, उन्होंने सिर्फ 58,719 रुपए का टैक्स दिया। ये अदाद शुमार को देखकर हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या इन वुज़रा, कानूनदान, जजेस और दूसरे सियासतदानों का रहन सहन और ठाट बाट उनके अदा किए गए टैक्स के मुताबिक हैं? इस रिपोर्ट के साथ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि एक आम आदमी अपनी माहाना आमदनी में कैसे शब रोज गुजारता है। वेलकम बैक। आमदनी 98, खर्चा रुपया में जो किरदार आप देखेंगे, ये कोई अदाकार नहीं है, बल्कि आम से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से गुजार पाते हैं। आज हमारे साथ हैं शकील साहब, जो अपने ख़ानदान का पेट 10,000 रुपये में किस तरह पालते हैं, वो आपको दिखाएंगे। रात जितनी भी तवील हो, उसके नसीब में रोशन उजाला सवेरा है। ये छोटा सा आम सा घराना भी, चाहे रात को भूखा सोया हो, चाहे लोड शेडिंग का अजाब सहा हो, चाहे रात करवटें बदलते हुए गुजरी हो, लेकिन सुबह के अव्वलीन दस्त पर उठना और खालिक के कायनात के आगे सर झुकाना यहाँ का मामूल है। मैं गारमेंट फैक्ट्री में एज अ चेकर जॉब करती हूँ। मेरे मियाँ सिक्योरिटी गार्ड जॉब करते हैं। हम दोनों की सैलरी मिला के तकरीबन 20,000 रुपये बनती है, जिसमें हमारी 4 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ मेरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और एक को भी मैं पढ़ा नहीं पा रही, एक जिस्मानी तौर पर माजूर है, जिसकी वजह से हम लोग हो जाएगी बच्चों को बहुत क्राइसिस में आ गए हैं। मेरे मियाँ शाम में 5 बजे जाते हैं जॉब के लिए और रात को 1 बजे आते हैं। मैं सुबह 7:30 बजे निकलती हूँ और शाम को 5-6 बजे तक मैं आती हूँ। राशन में इतना खर्चा हो जाता है कि पैसे बच ही नहीं पाते कि हम अपनी बच्चियों पे या उसकी अच्छी परवरिश पे हम लोग लगा सकें या इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को या प्राइवेट इलाज करवा सकें। मैं अपनी एडवांस सैलरी ले लेके मैंने अपनी सारा इसका इलाज करवाते हैं, ये करते हैं। हम दोनों में अभी भी इतने मुश्किल से इसका इलाज करवा पाते हैं। अगर इलाज करवाते हैं तो किराए का मसला हो जाता है कि हम वो नहीं दे पाते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने हालात को सही नहीं कर पा रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। बस ये मेरे बच्चों को मैं सही मानों में तरबियत नहीं दे पा रही। बस सबसे बड़ा दुख यही, मैं अपने बच्चों को सही मानों में तरबियत नहीं दे पा रही। दोनों मिलके भी 20,000 रुपये कमाते हैं, जो हमारे लिए बहुत कम पड़ते हैं। उसमें भी हम लोग को कर्ज उधार या मुझे एडवांस ऐसा कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है कि जिसकी वजह से एक ना एक जगह हम लोग को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है। आमना एक मुकामी फैक्ट्री में काम करती है और उसके काम के एवज उसकी हथेली पर इतने ही सिक्के रखे जाते हैं जिससे ठीक तरह से न जिया जाता है न मरा जाता है। अलीजा, बहन का ख्याल रखना, सही है? तो जा रही हूँ। शकील ज्यादा नहीं पढ़ सका। वो चाहता है कि उसकी औलाद खूब पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन कोई भला हालात से कितना लड़े और कब तक लड़े।
फरीजा अम्मी चले गई? नाश्ता कर लिया? सारा ने करा? ठीक है, एक बर्तन धो के आ रहा हूँ। इस बच्ची के 12 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जिंदगी की भरपूर सरगर्मियों में शामिल नहीं हो सकी। ये सारे ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हुए हैं, लेकिन महंगी दवाइयों का बोझ खुद उठाना पड़ा। दवाइयां खरीदने के लिए खुदा जाने किस किस चीज को बेचा गया, किस किस के आगे हाथ फैलाए गए, और हुकूमत वक्त हमेशा ये गीत अलापे गई, हर तरफ सुकून है, सुकून ही सुकून है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं सिक्योरिटी सर्विस में गार्ड की नौकरी करता हूँ। मेरी 4 बेटियाँ, मेरी वाइफ की 10,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह है। इस पर गुजार बसर होता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। किसी से ले दे के अपना कर ही लेते हैं बच्ची का, फिर तनख्वाह पे उनको दे देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो कलर का काम के लिए निकलता हूँ मैं, मिल जाता तो कर लेता हूँ। 7,000 मेरा मकान का जाता है किराया, मेरी वाइफ का तनख्वाह है, वो अगर मिल जाता है तो उसमें गुजर बसर कर ही लेता हूँ, खींच खिंचा के कर ही लेता हूँ किसी तरह। आँखों की बहुत तकलीफ़ है, अस्पताल भी नहीं जा सकता दिखाने के लिए, इसलिए वहाँ 200-300 रुपये खर्चा हो जाएंगे, पीछे फिर मुश्किल हो जाएगा। गार्ड की नौकरी भी ऐसी है कि टाइम पे पैसे नहीं देते हैं वो लोग, बड़े परेशान करते हैं। आ जाता हूँ लड़ाई झगड़ा करके, फ़ोन आता है पीछे, फिर चले जाता हूँ, यही सोच के भाई घर में बैठूँगा, जो भी रैश है वो भी ख़त्म हो जाएगा। शकील बज़ाहिर तो बच्चियों को खुशी खुशी स्कूल से घर ला रहा है, लेकिन उसके पाबंद दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, अगर आज भी काम नहीं मिला तो। बस इस तो से आगे शकील को सोचने की हिम्मत नहीं पड़ती। चलो बेटा मैं आ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, ठीक है। भाई ठीक ठाक मजे में? क्या हुआ? बच्चों को छोड़ के आ रहा हूँ मैं कहा चलो भाई रोती है, भाई सही बात है, भाई रोती है। मिल गया नहीं मिला आदमी क्या करे, कुछ समझ में नहीं, कारोबार भी नहीं, काम भी नहीं है कोई। आते जाते किरदारों और कारों को हसरत भरी नजरों से तकते तकते शकील उकता चुका है। आखिर कब तक वो अपनी मजबूरी का थैला उठाए, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम करने का मोहताज रहेगा? कब तक? आखिर वो कभी इस फिक्रे रोजगार से, रोज रोज की तकरार से, अपनी बोली लगाने वाले खरीदार से कब आजाद होगा? अच्छा भाई, हाँ फिर चलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह, फिर कल मुलाकात होती है। आज भी शकील की दिहाड़ी नहीं लगी। आज तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही अपनी बच्चियों का सामना करने की, और फिर वर्दी पहनकर घर से निकलने की। बेटा अल्लाह हाफिज़, बहन का ख्याल रखना, अम्मी आ रही होंगी।
आप भी सो गई? आज भी जाने में देर हो गई हैं? आपने खाना खाया? तो आटा नहीं बना, रोटी नहीं बनाई आपने? चलो उनको उठाओ, मैं रोटी बनाती हूँ। आटा गूंद के। भैया दस्तरखान लगा लो, खाना तैयार हो गया बेटा। आप खाइए बेटा। शकील शाम से रात तक सब कुछ अपनी महरूम आंखों से देखता जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, उजले उजले मलबूस, मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे। क्या इन लोगों की जिंदगी में कोई दुख नहीं? क्या ये सब मजदूर हैं? क्या मजदूरों के दिन रात की मेहनत का खिराज वसूल करने वाले नाम नेहाद बेहिस कामयाब लोग? शकील चेहरे तकता जाता और सोचता जाता, और इसका दिल डूबता जाता। किसका बेटा? जी, किराए के लिए? भाषण अभी तो सलीम है ही नहीं जी। आपको पता हो तो देर से ही आते हैं। आज मजबूरी भी तो समझे ना, कि यही मजबूरी है कि अभी सैलरी मिले तो हमें क्या, हमें रखने में थोड़ी है। तो पहले किराया देंगे। चलें, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज फिर वो घर खाली हाथ जा रहा है। उसकी जेब इजाजत ही नहीं देती कि वो 5 रुपए का सिक्का भी इधर से उधर कर सके। वो तो बिल्कुल इस मुआशी तंग दस्ती में जकड़ा हुआ है। आमना, आमना, खाना दो। खाना तो बनाया नहीं। जो कल था वो बच्चों ने खा लिया। खाना बनाना चाहिए। मैं कपड़ा बदल के आ रहा हूँ, तुम फटाफट खाना बनाओ। क्या हुआ आमना, उठी थी तुम? हैं? वही जो था बच्चों ने खा लिया था कल का। क्या जो था जो बच्चों ने खा लिया कल का? हैं? क्यों नहीं बनाया खाना? भाई मैं तो एक हफ्ते की भर की सब्जी लेकर आती हूँ, वो बन। एक हफ्ते की सब्जी लेके आए थे? कब? दिन रात में मेहनत करके आया हूँ, थके आता हूँ, खाना नहीं बनाया तुमने, हो गया। जाओ खाना बनाओ जाके। सारा की दवा लेकर आया? सारा का दवा तनख्वाह मिलेगा तो सारा का दवा लाऊंगा ना। आज माली मकान का फोन भी आया था, वो भी कह रहा था मैं आऊँगा किराए के लिए। कल मालिक मकान किराया लेने आ जाएगा। कल ही बिजली का बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है। कल ही उसे माजूर बच्ची की दवाइयाँ लानी है। मोटरसाइकिल में भी काम निकल आया है और तनख्वाह मिलने में अभी बहुत टाइम है। क्या वो सारी जिंदगी इसी दायरे में फंसा रहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती। मैं तो थक गई हूँ। तो मतलब मैं भूखा सो जाऊँ ऐसे? मैं भी तो भूखी हूँ। मैंने कौन सा खाया? तुमने क्यों नहीं खाया? क्यों? जो था बच्चों को खिला दिया था। मैं किसके लिए कर रही हूँ? बच्चों के लिए जो कुछ है। यार तो मैं भी जो निकलता हूँ, मैं भी तो काम है, मैं तो सारी रात सोता भी नहीं हूँ। बच्चों की जिम्मेदारी है, दोनों ही हम बच्चों की जिम्मेदारी के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर छोड़ के चले जाती हो? हम जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, कोई किसी बाहर वालों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। यार तो बच्चों की दवा भी लेके नहीं आए। उसकी तो दवा जरूरी थी ना। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे और स्वेटर भी नहीं है, स्कूल की सर्दियाँ आ गई अब तो मतलब मैं कहाँ से करूँगा भाई? मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये है। जो अब काम के लिए निकलता हूँ, काम मिलता नहीं है। भाई मैं नहीं जानती भाई, किराए वालों का तो मसला हल करें, उनसे तो बात करें, फ़ोन पे कुछ बोलें, उनको कुछ तो कहें, उनको से बात तो यार करें। खुदा के वास्ते यार, मैं बड़ा थक थक आके आता हूँ, यार बात नहीं किया करो मेरे से। रोटी बना के रखा करो मेरे। क्या हुआ है? ठीक है भाई, नाराज है जिंदगी पे यार। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा। आज फिर दिन भर की मेहनत का मुआवजा खाली पेट की फरियाद की सूरत में मिला।
इस घर में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? आखिर कब आदमी को इस जुल्म से निजात मिलेगी? ऐवाने बाला में बैठे हुए बहरों तक कब इसकी आवाज पहुंचेगी? सरमायादारों के चुंगल से सिसकती हुई इंसानियत कब निजात पाएगी? बेबसी की तवील रात कब जाएगी? रोजो शब के बाद भी हैं रोजो शब, आदमी इस फेर से निकलेगा कब? सोलह दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो अंधोनाक वाकया पेश आया, उसके हवाले से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनके माँ बाप से मैं हमदर्दी कर सकूं, सिवाय इसके कि इन बच्चों ने शहादत पाई और इनके दर्जात बुलंद हुए। और रहा सवाल दहशतगर्दों का, तो वो ये सुन लें कि उनकी इन नीच हरकतों से इस मुल्क के और इस मुल्क के बच्चों के हौसले पस्त नहीं हुए। आपने चंद चिराग बुझा दिए हैं, लेकिन करोड़ों रोशन कर दिए हैं। हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि हमें अगर डराना था तो आप नाकाम हो गए। सानेहा पेशावर में कई घरानों के चिराग गुल हो गए, लेकिन ये दर्दनाक सानेहा पूरी कौम को यकजा कर गया। हमें माथे पे बोसा दो के हम। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की मुज़म्मत और मासूम पूरों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के स्कूलों में शमें रोशन की गयी। हम खुद तालीम हासिल करके और उनको एवेंज करेंगे इंशाल्लाह। स्टिल हम लोग अपनी एजुकेशन जारी रखेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो हम तुम लोगों से नहीं डरते। तलबा का कहना था दहशतगर्द उन्हें डराने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। If you are going to come for us, then do, because we're ready for you. तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए तलबा तालीम के हथियार से दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़्म रखते हैं। सानेह पेशावर पर जहाँ पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में शो बनाए गए। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आलमी बरादरी हमारा साथ देती रहेगी। बच्चों और निहत्ते अफराद पर गोलियां बरसाने की आलमी रहनुमाओं ने खुलकर मजम्मत की। सदर बराक ओबामा ने हमले और बच्चों के कत्लेआम को वहशियाना फेल करार देते हुए कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुआवनत के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरन ने कहा खबर सुनकर धचका लगा, बच्चों को सिर्फ स्कूल जाने की सजा दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि स्कूल में बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मोदी ने कहा कि हमलावर बेहिस और इंसानियत से आरी थे। BBC ने बच्चों पर हमले को दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाई का नाम दिया। यूनिसेफ के तर्जुमान क्रिस्टोफर बोल्ड्रैक ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। It's obviously a very tragic and serious event. इंसानियत सोज वाक़े की खबर पूरे दिन आलमी मीडिया की शायद सुर्खियों में रही। और आखिर में इस हौलनाक वाक़े के हवाले से तौक़ीर चुग़ताई की अल्फाज उन माओं के नाम करता हूँ कि जिनके फूल इस वाक़े में बज़ाहिर तो मुरझा गए, लेकिन दरअसल हकीकत में ये हमेशा हमेशा के लिए खिल उठे। बबलू ने फिर बस्ता मैला कर डाला, लेकिन उस पर लगी स्याही आज तो काली, नीली और न पीली थी, खून के गहरे रंग जैसी थी और उसके स्कूल की हालत जंग जैसी थी। बबलू की मां रोते रोते दौड़ रही थी, उसके सामने मौत खड़ी थी। गम था, दुख था, दर्द में डूबे कुछ साए थे। दहशतगर्द कहीं से अंदर घुस आए थे। गोलियों की बारिश में बच्चे भाग रहे थे। जूते, कपड़े, बस्ते खून में लथपथ थे, लेकिन सारे दुख सहकर भी मौत के मुंह से बचने वाले लड़ने को तैयार खड़े थे।